अस्सलाम वालेकुम। विकी विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके बेरिया टाउन में और आज की आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो सिंगर भी है, राइटर भी है, कंपोजर भी है, म्यूजिशियन भी हैं। हमारे आज की मेहमान शख्सियत ने अपने करियर का आगाज़ लगन बैंड पेशावर से किया और उसके बाद लाहौर और फिर इस्लामाबाद में अपनी पहचान बनाई। इस वक्त आजकल अपनी ज़ाती एल्बम पे काम कर रहे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग जारी है। बहुत सारे ड्रामों के OSTs कंपोज और प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन रांझा रांझा कर दी पर उनको बेस्ट OST लव स्टाइल अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ साथ सेफमा अवार्ड से भी नवाजा गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समी खान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। समी, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने कैपिटल TV के लिए वक्त निकाला। नहीं, शुक्रिया तो एक्चुअली आपका, मैं काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ आपका ये प्रोग्राम और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ समहाउ इसमें, एंड लकीली आज आप मेरे साथ हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब यह है कि फिर आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने जा रहा है आज, है ना? हमने गप्पे शप्पे लगानी है। अच्छा समी, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि ये ना मेरे कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने पूछने होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है? लाहौर की है, पेशावर की है? पेशावर की है। पेशावर की है तो पठान फैमिली से आपका ताल्लुक है? हमारी एक्चुअली फैमिली का ताल्लुक बनू से है और लेकिन ये कि हम लोग फिर माइग्रेट करके आए हुए थे पेशावर। अच्छा। एंड देन मेरी पैदाइश पेशावर की है। पेशावर की, तो पेशावर का जो माहौल है वो तो लाहौर इस्लामाबाद के मुकाबले में तो बहुत मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा वाला जितना सा मैं समझ रही हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वहाँ पर काफ़ी मॉडर्न थॉट्स होती हैं आप, और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो वहाँ का टैलेंट है, मैं ये नहीं कि मेरा शहर है तो मैं उसकी तारीफ करूँ, लेकिन ये कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ जी। स्टिल हम लोग जो वहाँ के जो लोग हैं, चाहे आप म्यूज़िक उठा लें, चाहे स्पोर्ट्स उठा लें, चाहे मतलब कोई भी आप फील्ड उठा लें, उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, क्योंकि जहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो और फिर भी काम हो जाए, दैट मीन्स कि वो नेचुरली उनके अंदर समहाउ टैलेंट होता है। अच्छा, लेकिन समी लाहौर इस्लामाबाद का माहौल तो हमें पता है ना, पेशावर का माहौल ज़्यादा सख्त नहीं है? इतनी आज़ादी और ऊपर से आपने जो करना भी चाहा, सिंगिंग की तरफ आना चाहा, म्यूज़िक की तरफ, तो फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं? पहले होता था ये, अनफॉर्चुनेटली जब मेरा टाइम था उस टाइम पे ये होता था वहाँ पर कि म्यूज़िक को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। आपको मुझे बताते हुए ज़रा थोड़ा सा मैं हेजिटेट होता था हर एक से कि यार आप क्या करते हैं? मैं म्यूज़िक करता हूँ, तो वो थोड़ा सा होता था उस पर। लेकिन अब क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि पेशावर में बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छे बैंड्स हैं, आ रहे हैं और काफ़ी वो, मैं बड़ा लकी रहा कि मेरी स्टार्ट में जब वो एक होता है, आप एज के एक ऐसे हिस्से में होते हैं कि जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपने करना क्या एक्चुअली, उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। ज़ीशान परवेज़ एक हैं, बड़े अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं, साजिद एंड ज़ीशान, उनका बैंड था, एंड देन सरमत भाई थे। उन लोगों को देख के मैं बड़ा, हमेशा मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उनसे जाके मिलता था, बातचीत होती थी। फिर क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था शुरू से ही, लिरिक्स ऑफ कोर्स, मेलोडी भी, बट लिरिक्स एक वाहिद ऐसी चीज़ थी जो शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। मैं काफ़ी छोटी उम्र से गुलजार साहब को सुनता था। अरे वाह। या गज़लों में मैं मेहदी हसन साहब को एंड गुलाम अली साहब को सुनता था, बहुत ज़्यादा क्लासिक टेस्ट है आपका। हाँ, लेकिन मेरा शुरू से ही एक मिक्स वो रहा है, कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं रहा। अच्छा, तो जब गुलजार साहब और मेहदी हसन साहब जैसे नाम आपने लिए, तो इनको जब सुनते थे, अगली से सुनते थे ना, तो समझ आ जाती थी? हाँ, बल्कि मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैं मतलब स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, पिछले दिनों हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे अचानक से ऐड किया गया और मैं देख रहा था कि कौन हैं लोग। तो जब मैं नाम पढ़ रहा और वो फिर 2-3 मुझे वॉइस नोट्स आए पश्तो मैंने कि अलग अच्छा वे मतलब कहाँ गए वो तुम। तो फिर मैंने कहा कौन लोग हैं, बड़े फ्रैंक हो रहे हैं। तो मेरी क्लास के लड़के थे, स्कूल फेलोज, तो उन सब ने ना वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे और वो सब कुछ, तो उसमें डिस्कशन वगैरह शुरू हो गई। और फिर मुझे बताया गया कि यार अगर आपको याद हो तो आपके मैगजीन्स के अंदर जो है तो मेरी पोइम्स आया करती थी, मैं डिफरेंट स्टोरीज लिखा करता था खुद से, तो शुरू से ही राइटिंग का था। सबसे पहले मतलब क्या एज थी जब आपने लिखा सबसे पहला गाना? गाना तो मैं, या जो भी चीज़ लिखी, शायरी जो भी, मैंने एक बहुत पुरानी बात है, क्लास 3 की बात है,
तो उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर के अंदर मेरा एक पूरा एक वो आर्टिकल डाल आया था, मतलब एक वो कुछ जानने वाले थे उनका एक्चुअली एक अखबार था, तो उन्होंने मुझे बड़ा उन्होंने इनकरेज किया। हाँ इनकरेज किया कि आप बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो मेरी आदत होती थी, मैं घर में ना एक हमारे घर में मैगजीन्स वगैरह बड़े पढ़े जाते थे, तो मैं क्या करता था कि मुझे बड़ा शौक था लिखने का। अच्छा। तो मैं देखता था यार सारे पढ़ते हैं इस तरह। हाँ। तो मैंने डिफरेंट पेजेस पे अपनी पूरी फैमिली के इंटरव्यूज, जैसे आज आप बैठिए एम ही बैठ के लिख लेता, क्वेश्चंस उनके साथ बैठ के और उनके फिर आंसर्स लिखता था, स्टोरीज उसके अंदर लिख लेता था। अच्छा। क्योंकि डिफरेंट डाइजेस्ट वगैरह जो हमारे पढ़े होते तो वो फॉर्मेट में, अच्छा यार अब स्टोरी आएगी, अब शेर व शायरी आएगी, इसके बाद फिर किसी का इंटरव्यू आ गया किसी चीज के बारे में। थर्ड क्लास का बच्चा मेरा ख्याल है आज किसी तीसरी क्लास जमात के बच्चे को वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो शुरू से ही बहुत ज्यादा शौक था इन चीजों का। ऑल्दो फैमिली वाले मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे इस बात की, लो जी फिर आ गया जी, आज हम आपके लिए क्या खिदमत आपकी खिदमत नहीं कर रहे और आज वही सब फख्र करते होंगे। वैसे ये है। अच्छा, तो क्योंकि तीसरी क्लास से आपने लिखना तो शुरू कर दिया। जी सॉरी, मैं आपको बीच में एक बात यहाँ पे कंटिन्यू करूँ कि फैमिली के लोग क्योंकि आप देखते हैं इंटरव्यूज वगैरह, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं वही समीम। हाँ जी, देख ले सब लोग अच्छे से चेहरा पहचान लेंगे वही। मतलब मैं जब एक टाइम में जब गाना लिखता था, हाँ, तो मैं बड़ा एनर्जेटिक होता था, तो मैं जंप मार के बाहर आता था कि वो मैंने नया गाना लिखा है और शेयर करना चाहते हैं इंसान फैमिली के साथ। बिल्कुल, वो मैंने नया गाना लिखा है, तो वो एक्साइटमेंट किसी को नहीं होती, सब इधर उधर ना कोनों में गायब, और जिसको नहीं पता होता ना कि शोर मचाता हुआ आ रहा है, तो दूसरा भागता हो सके तो वही समी ने नया गाना लिखा, तो वो भी एकदम वो भी भाग जाता। तो ये होता था, मतलब वो हर रोज हर दूसरे दिन एक नया गाना लिखना, और रोज डेली बेसिस पे आमद होती थी। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो यही है, मतलब अम्मा अब्बा भाई बहन किसी ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया? नहीं, वो के बैठ के बंदा सुनता है ना फिर बच्चे ने लिखा है तो क्या लिखा है, कैसा लिखा है, वजन में है या नहीं है। नहीं, सपोर्ट और अप्रिशिएट तो करते थे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, वो करते थे, लेकिन वो एक चीज इतनी ज्यादा होती थी कि वो अच्छा यार अभी एक सुना है, फिर थोड़ी देर बाद वो एक और सुना है, तो फिर वो आप जितना भी आपका कोई फेवरेट शायर हो, जी जी, एक टाइम के बाद आप कहते हैं अच्छा बस भाई। ये आप शायरों को बात लगा रहे हैं। नहीं, मैं खुद भी हल्की फुल्की करता रहता हूँ शायरी। तो अच्छा, तो जो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपने सबसे पहला लिखा था वो आपको याद है क्या लिखा था, अगर वो शेयर करना चाहें आज? क्योंकि वो एज ऐसी थी, मुझे याद है कि मैं 7th क्लास में जब मैं था, और उसमें था वो, खैर एज ऐसी थी उसमें, मतलब आपके मुकाबले में बड़ी मेच्योरिटी थी उस टाइम पे। तो लेकिन ये मुझे याद है क्योंकि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बात कर रहा हूँ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि याद है समी, अच्छा, एक तुमने लिखी थी 7 में, तो 7th B हमारी सेक्शन होता था, तो ये है 7th B क्लास, ये है 7th B क्लास, ये है 7th B क्लास, यहाँ का हर बच्चा है स्टाइलिश, रखता है शीशे का ग्लास और जेब में कंघी एंड समथिंग, इस तरह करके पूरा। और क्लास के भी एक हमारा क्लास फेलो था, वो हमेशा बात पे कहता था कि जब भी उससे पूछते थे कि कहाँ, तो वो एकदम सर मैं लंच करने जा रहा हूँ। अच्छा, सुबह भी आएगा तो कहाँ जा रहे हैं, सर मैं लंच करने बहानेबाज। हाँ, तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ था कि भाई उसकी तो बात ना पूछो, नाम उसका मेरे अंदर, वो है सबसे निराला, रात को करता है वो लंच और दोपहर को ब्रेकफास्ट, ये है 9th B क्लास 7th B क्लास। तो इस टाइप की, मतलब सबके वो बड़ा एक फनी सी। तो समी स्टडीज में आप कैसे थे? ठीक था। मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं था, पता तो चल रहा है। वो आपके इस क्वेश्चन से मैं एकदम, जो मेरा एक बीपी लो हुआ ना, तो ये बचपन से ही चला आ रहा है। अच्छा, नहीं बीपी लो होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात, देखें अब आप माशाल्लाह एक जगह पे एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं, मैंने जितने भी अभी तक बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किया है, तो बड़ी हैरत होती है और बड़ा मजा आता है जब मैं उनसे पूछती हूँ पढ़ाई में कैसे थे, तो वो बड़े फखरी अंदाज में कहते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है उनमें, अगर आप YouTube पे इस वक्त सर्च करें ना प्रोग्राम, तो वो बड़े आराम से कहते हैं बहुत नालायक बच्चा होता था, पढ़ने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बड़े लोगों की निशानी है, शायद कॉमन है। नहीं ऐसे ही है। अभी मैं लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था कि एक स्कूल टीचर मुझे नजर आए जो हमारे पेशावर के जो हमारी क्लास के जो क्लास टीचर थे। तो अब मैं शॉपिंग वगैरह कर रहा था अपनी फैमिली के साथ ही, तो लाहौर में अचानक से मेरी नज़र उन पे पड़ी, तो मैंने कहा यार ये तो हमारे टीचर हैं। अच्छा, तो मैं बड़ा वो देखते तो लिटरली वो दिल की धड़कन बता रही थी कि नहीं यही है वो टीचर। ऑल्दो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, बट स्टिल उनको देख के
मैं बड़ा डरते मैंने कहा सर अगर आप मुझे मारे ना तो आपको मैं एक बात बताऊं। तो उन्होंने मुझे देखा तो कहते हैं तुम समी हो, मैं तुम्हें जानता हूं। उनका जो एक वो पठान एक वो एक्सेंट था उसमें। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बड़ा हक किया, उन्होंने भी फिर बड़ा खुशी होती है ना अपने साथ से मिलके। और ये कि अगर आप किसी मकाम पे वो आपको पहचान भी रहे हैं, दुनिया जानती है तो हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक और अच्छा ये बताएं कि कितने भाई बहन हैं आप? तो हम लोग 7 बहन भाई हैं। अरे माशाल्लाह। तो आप सबसे छोटे हैं? नहीं मुझसे एक छोटा है, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। सब बड़े हैं। तो बचपन में पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर था कि जैसा आपने बताया कि शेर व शायरी का शौक बचपन में था, म्यूजिक का था, लिखने लिखाने का, तो उन्होंने कुछ सोचा हुआ था हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा? ऑफ कोर्स सभी पेरेंट्स जो है वो प्लान किया होता है, उन्होंने प्लान किया होता है कि यार ये। और मेरा थोड़ा सा केस डिफरेंट था, क्योंकि खैर वो स्टडीज़ वाली एक बात मजाक में अपनी जगह, लेकिन मैं बुरा नहीं था, ठीक था। तो लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज़ होती थी उनमें बड़ा मैं हर एक चीज़ में आगे होता था। तो पेरेंट्स का शुरू से ही होता, अब्बू का था कि थोड़ा कि मुझे नहीं समझ आ रही इसने क्या करना है आगे जाके। अम्मी का था कि अम्मी कहती थी कि मुझे पता है इसने म्यूजिशियन ही बनना है। अच्छा। उसकी एक रीज़न है। एक ड्रामा था बड़ा मशहूर, हम सब ने मेरे ख्याल में देखा हुआ है, तन्हाइयाँ जी। एक ड्रामा था, तो वो कहीं रीटेलीकास्ट हो रहा था। अब वो जिस टाइम में जब पहली दफ़ा जब शुरू में चला था तो उस टाइम पे मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। एक ये बड़ी एक मज़े की बात है जो मुझे बताते हुए बड़ा। और जब वो रीटेलीकास्ट हुआ तो मैंने मतलब काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, तो मैं उठा तो सोया हुआ था, उठा तो घर में बड़ी गहमा गहमी और बड़ा खाने शाने पक रहे हैं और सब कुछ हो। अच्छा। तो मैं पूछा क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि अम्मी ने बताया कि आज तन्हाइयाँ चलेगा। तो अच्छा। हमारे घर में एक बड़ा सा सहन सा होता था और वहाँ पे बाहर टीवी शीवी लगा के और फुल वॉल्यूम, और पूरी हमारी जो फैमिली की ख़वातीन थी वो आगे बैठी। अच्छा। और बैठ रही। तो जब ड्रामा शुरू हुआ और जब एंड हुआ तो मेरी अम्मी मुझे बार बार ऐसे करके देख रही, बार बार ऐसे करके। तो जैसे ही ड्रामा ख़त्म हुआ तो मेरी अम्मी ने कहा, सबको कहती मैं अभी सब बता दूं मेरा ये बेटा ना 82 बनेगा बड़ा होके। तो भाई वो उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो उसका ओएसटी था, जो उसका म्यूजिक था, ना 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 ना, वो जब चला तो मैं साथ साथ गुनगुना रहा था। और मेरी अम्मी ने फिर मुझे बताया कि ये जब ड्रामा पहले चलता था तो सम्मी जो था मेरी गोद में होता था, मुझे सबसे बड़ी टेंशन इसी की होती थी कि अल्लाह करे ये सो जाए बस ड्रामे के टाइम पे। अच्छा। तो उस एज का मतलब एक बंदा, मैं मतलब बच्चा, बिल्कुल मतलब आप कह लें 4-5 महीने का या 5-6 महीने का आप कह लें, ये तो ये अगर मेरी मेमोरी में ये ट्यून थी तो दैट मीन्स के फिर माँ ने सही पहचाना ना कि ये हाँ मेरा से वो तो वैसे उन्होंने प्यार में कह दिया, ये बात तो नहीं है। अच्छा तो आप ये बताएं कि आपका जो गाना है मैं याद आऊंगा, उसके पीछे मुझे पता चला है कि कोई एक स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है? बहुत से लोगों ने अपने अपने हिसाब से स्टोरीज बनाई हुई हैं कि ये किसी लड़की के पीछे लिखा है, बट ऐसा एक्चुअली बिल्कुल नहीं था, और ना ही किसी लड़की के पीछे लिखी है ये एक्चुअली हाँ ये क्लियर कर दूँ मैं एक्चुअली बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा और हॉस्पिटलाइज था, और मुझे पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकली मेरे ऊपर एक चीज़ सवार हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने नहीं बचना। अल्लाह माफ़ी। अच्छा। तो वो टाइप सिचुएशन थी, और मैं बस मेरे सिर्फ 2 काम थे, मैं या तो सोता रहता था, ऑफ कोर्स वीकनेस थी, या मैं उठ के रोता रहता था, बस ये एक अजीब, एक पता नहीं डिप्रेशन का एक अजीब वो था। तो उसमें फिर एक जो डॉक्टर था उसने वो मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने मुझे बड़ा एक दिन बैठ के समझाया कि हुआ क्या है। मैंने कहा बस मुझे पता है ये आखिरी टाइम हुआ ये सबको, तो बड़ा मीन तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपको पता है कि भाई हमारे हॉस्पिटल के लोग बड़े परेशान हैं आपको लेके। मैं बड़ा हैरान हो गया क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है अभी तक कि जिसके इतने ज़्यादा अटेंडेंट्स आए हुए, कि आपके रूम में बच्चे भी बैठे होते हैं जिसको जगह मिले नहीं मिले, बाहर भी लोग जो है तो इकट्ठे हुए होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इतने सारे प्यार करने वाले, इतने सारे चाहने वाले आपके। और इवन जो हमारी जो कॉलोनी के जो गार्ड्स हो रहे थे वो भी आके बैठे होते थे कि यार इसको कुछ ना हो, ये क्या हुआ। तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको अंदाज़ा है कि कितने आप फेवरेट हैं लोगों के। हाँ। तो देन फिर जब मैं ठीक हुआ और मैंने जब सोचा कि यार अगर ऐसा हो जाता तो देन क्या होता,
तो फिर मैंने गाना अच्छा, ये रीजन है। तो वही बात है, सब लोग समझते हैं कि किसी लड़की के पीछे नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमें ये गुनगुना के सुनाएं। जितना भी मुझको भुलाओगे मैं याद आऊंगा, लेकिन बेकार की बातें हैं ये, जाने भी दो मेरे पास ख्वाबों भरी रातें तो है अब रोने को, लेकिन रोने जो तू मुझे समझे नहीं, लेकिन रोए बिना दिल ये मेरा संभले नहीं। इसी खूबसूरत गाने के साथ यहाँ पे लेते हैं हम एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं समी खान। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने इतना प्यारा ट्रैक हमारे साथ शेयर किया। अच्छा समी, आप ये बताएं कि कौन सा गाना जो आपने लिखा और गाया जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? मुझे तो खैर हर गाना ही अच्छा लगता है। हर गाने ही वही वाली बात के नॉर्मली जब सिंगर से आप पूछते हैं तो एक बड़ा टिपिकल सा जवाब आता है कि हर गाना मुझे अपने बच्चों के जैसा है। हाँ, तो ये किताबी बात है। वही में तो बट एक्चुअली होता यही है कि आप जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी गाना बना रहे होते हैं, वो जब प्रोसेस में होता है तो आपको उसके अंदर वो जिसको कहते हैं ना घोल के उसको पीना पड़ता है, तब भी उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है गाने की। इससे मुझे एक वो याद आ गया जो मैं बड़ा ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मेंशन करना। एक गाना था लेकिन मेरी एल्बम का, बल्कि इनफैक्ट लगन के दिनों में हमारी एल्बम का नाम ही लेकिन था। अच्छा। उसको जब रिकॉर्ड किया तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो जब रिकॉर्ड करने बैठते थे तो कोई भी बंदा उसको रिकॉर्ड नहीं करता था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि वो मोस्टली वहाँ पर जो जितने भी लोग होते थे वो बड़े सेंसिटिव होते थे। जुल्फी भाई जो हैं उनके स्टूडियो में हो रहा था। अच्छा। तो वो भी यही होता था कि वो उन्होंने मुझे एक दो दफ़ा मेंशन किया कि भाई ये गाना बड़ा डिप्रेसिंग है मेरे लिए, तो मैं नहीं गा सकता। अब वो मैंने, क्योंकि मैं स्टूडियो में ही होता था वहाँ पे, जुल्फी भाई भी कहते थे कि यार मैं ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए डिप्रेसिंग है ये गाना। अब यहाँ पर ये कि एक दो दफ़ा मैंने उसको खुद भी, एक दो नहीं बल्कि 8-10 दफ़ा मैंने उसको रिकॉर्ड किया और बड़ा उसको अपने अंदर एक बड़े फील किया यार मुझे बड़ा रोना आ रहा है गाना गाते हुए, क्योंकि मुझे एक आवाज़ चाहिए थी उसके लिए। वोकल टेक्सचर ऐसा बनाना था कि जैसे लड़कियाँ तो रोती हैं बट लड़के अगर कभी रोएं तो जब वो रोते हुए चुप होते हैं तो उनकी आवाज़ में एक बड़ी नेज़ल सी आवाज़ होती है। गला ऑल्दो बड़ा खुला होता है लेकिन आवाज़ में एक नेज़लपन होता है। अच्छा। तो मुझे वो चाहिए था। अब उसके लिए मैंने बड़ी दिल में सोची भी कि यार फलां गर्लफ्रेंड और मेरी बेगम ना सुने ये चीज़ें। ध्यान रखिए जब ये शो ऑन जाएगा तो वो सुन रही होंगी। हाँ नहीं मैं, आप प्लीज एडिट नहीं हो सकते? नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की बातें तो हमने दिखानी होती है। मैं मजाक कर रहा हूँ, सबको पता है। एनीवेज बड़े इस तरह के सीन भी सोचे। अभी तो कलियां दी जा रही है ना। हाँ पानी पिलाएं। तो बड़े दिल को वो रखे कि नहीं यार वो झूठ मूठ के फेक हो, तो साफ इन द एंड पता लग रहा था कि बहुत एग्जैजरेटेड है ये। अच्छा। ऐसा है नहीं। एक्सपेरिमेंट भी मैंने ये किया क्योंकि मैं लाहौर में होता था, फैमिली पेशावर में थी। एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया कि मैं अकेला था और आधी रात को अचानक बारिश हो रही थी और ये बात है दिसंबर जनवरी की। काफ़ी बारिश हुई, मैं एक टी शर्ट में था और मैं बाहर निकला बारिश में। मैंने कहा यार मुझे ना फ्लू लगवाना है अपने आप को, कुछ भी करें। मैं बारिश में मैं आधे पौने घंटे घूमता रहा। तो जब मैं वापस आया तो जब मैं वापस आया तो मुझे बुखार हो गया, तेज बुखार। हाँ, और वो बुखार ज़्यादा लंबा हो गया। मैं कहा यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो सीरियस हो गया। बट एनीवेज वो बुखार ठीक हुआ, फिर फ्लू हुआ। दैन फ्लू होने के बाद एक दिन आधी रात को 2 बजे करीब मैंने कहीं वैसे ही पेशावर अम्मी को फ़ोन किया। तो अच्छा। जो मेरी मदर है उन्होंने वैसे ही पूछा कि बेटे रो रहे हो?
तो मैंने एकदम से मैंने कहा नहीं, मैं क्या आपको लग रहा है मैं रो रहा हूँ? हाँ, तो उन्होंने कहा आवाज़ से तो लगा। आवाज़ से लग रहा है कैसा? मैंने कहा फ़ोन बंद करें। फ़ोन बंद किया और मैं सीधा पहुंच गया स्टूडियो, और वहाँ पे फिर मैंने जाके उस आवाज़ को यूज़ उसी किया, तेज बुखार में उसी उसमें जाके मैंने उसको रिकॉर्ड किया। एंड जब रिकॉर्ड किया तो वो जो चीज़ आप चाहते थे। हाँ, वो उसमें वो फिर फील आई। तो मतलब यही है कि कितना इन्वॉल्व हो जाता है बंदा गाते हुए वो सारी चीज़ें। मतलब हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। एग्जैक्टली, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती एग्जैक्टली है। ऐसे। अच्छा, आपने शोएब मंसूर साहब के साथ खुदा के लिए, शोएब साहब से बड़ा प्रोफेशनल तो मेरा नहीं ख्याल है यहाँ पे बिल्कुल, कोई है। बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट जो हम शुरू से एक चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि पेशावर में क्या हुआ, पेशावर में और मैंने आपको अपनी चॉइसेस भी बता दी कि मैं किस टाइप का म्यूज़िक सुनता था, किस तरह के। वो पॉप साइड पे मुझे नाज़िया हसन एंड ज़ुहैब हसन एंड वाइल्ड साइंस वगैरह, जुनून, ये वो बैंड्स है कि जो मुझे रटे हुए थे। अच्छा। तो मैंने जब उनको स्टडी किया तो उसमें मुझे शोएब मंसूर एक ऐसा नाम नज़र आया क्योंकि जिस टाइप के गाने मैं लिखा करता था और जिस तरह का म्यूज़िक मैं करता था वो बड़ा एक सॉफ्ट और बड़ा एक रोमांटिक टाइप उसमें टच होता था। तो मुझे वहाँ पर पेशावर में जो मेरे जो ज़रा बाज़ौक़ दोस्त होते थे वो मुझे कहते थे कि यार जिस तरह का काम तुम करते हो ना ये शोएब मंसूर के लेवल का। अरे वाह, तो ये कॉम्प्लीमेंट मिलना भी बड़ी बात है। तो वो मुझे बड़ा होता था कि यार किसी तरीके से ना शोएब साहब को मिल ले कुछ वो। तो मेरा पहला कॉन्सर्ट था लाहौर में। अच्छा। और मैंने ओपनिंग की थी जल बैंड के लिए। अच्छा। और मतलब ये वो दौर था कि आतिफ एंड जल बहुत ज़्यादा मशहूर थे और जो भी बैंड नया आ रहा था उसका यही होता था कि वो उनमें ना वो टच होता था, मतलब समाओ ये अच्छा यार इसमें इंस्पिरेशन नज़र आ रही है इस बैंड की। और मुझे होता था कि नहीं यार जो मेरे गाने हैं ना उनमें कोई इस तरह की इंस्पिरेशन नहीं, वो मेरे अपने स्टाइल के गाने हैं। तो एक फार्मूला बन चुका था कि 3 कॉर्ड्स होंगे, उसमें फिर एंड में अलाप आएगा और एंड में अलाप जो तो मिक्स हो जाएगा और उस तरह का एक फार्मूला टाइप। मेरे गाने ज़रा डिफरेंट होते थे, मैं उस तरह का करता नहीं था। तो जब वो पहली दफ़ा मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने परफॉर्म किया, हम लोगों ने बैंड पूरा था, मैं वकास नासिर, हम लोग जब स्टेज पे खड़े हुए और हम लोगों ने गाना गाया, हमने मुझे कह रहे थे वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स कि फ़लाँ गाना आता है, फ़लाँ गा लो फ़लाँ। नहीं यार मुझे तो हमें तो अपने ही गाने आते हैं और हमने सारे ओरिजिनल्स किए अपने उस स्टेज पे खड़े होकर। और जब उतरे तो वहाँ पर ही हमें ऑफ़र हुई कि यार शोएब मंसूर साहब जो हैं तो वो ऑडिशंस दे रहे हैं तो आप भी ट्राई करें। अरे वाह। तो हम ठीक है नेक्स्ट टाइम वहाँ चले गए, ऑडिशन के लिए गए तो काफ़ी ज़्यादा बैंड्स थे। अच्छा। थोड़ा हम अंडर द शेडो थे उस टाइम पे भी कि हम लोग, क्योंकि मेरा तो पर्सनल ये था कि मैं पेशावर से उससे पहले कभी नहीं निकला था बाहर, तो मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था पेशावर से बाहर निकलने का। लाहौर में आके तो इतना तो मैं फुल सोफे के अंदर चुप करके बैठा हुआ। और इनफैक्ट जो शुरू में जो शख्स वहाँ पर सबके नाम लिखे कौन कौन सा बैंड है, तो आप कहाँ से आए हैं? जी मैं पेशावर से आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, और आप कहाँ से? करते करते जब वो ऑडिशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यार वो पेशावर वाला बैंड आप पहले आ जाए कि भाई अच्छा अब ये ऑडिशन हो रहा है, हमें तो ये सिलेक्ट करेंगे नहीं, उन्होंने पहले से सिलेक्ट हो गए। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में होती थी। तो जब ऑडिशन के लिए हम अंदर गए और इनफैक्ट शोएब साहब जो थे उनको जब पहली दफ़ा देखा तो पहले तो वो सांस ही जगह पे नहीं हुई। शोएब साहब फाइनली मैं इनके सामने हूँ। और जब उन्होंने कहा कि उनके पहला डायलॉग ये था, जो पहली बात ही हुई थी, वो भी बैठे हुए थे इस तरह करके और उन्होंने आते जी जी आप लोग पेशावर से, बड़े सॉफ्ट उनका एक वॉइस है, आप पेशावर से? अच्छा अच्छा। मैं क्या 2 लाइनें आप सुना दें कोई भी अपने, क्योंकि काफ़ी रश है तो आप बस सिर्फ 2 लाइन मुझे सुनाएं। तो बैंड मेंबर्स के यार हमारे तो 8 से 20 लाइनों का तो हमारा पोर्शन होता है गानों का। मैंने उनको चुप करके मैंने कहा बस सुना दें, क्योंकि मुझे एक वो समाव अंदर से एक फीलिंग थी कि हम जो करते हैं वो तो इनके लेवल का ही है। तो वही हुआ, हमने 3 लाइन सुनाई, 3-4 लाइन, तो हम चुप कर गए। तो शोएब साहब यूँ सुन रहे थे ऐसे सर नीचे करके, उन्होंने कहा कि आगे सुने और सुनाए और सुनाए। मतलब वो जो उन्होंने 5 से 10 मिनट का उन्होंने मतलब उन्होंने 4 से सुनना चाह रहे थे वो 5 से 10 मिनट नहीं वो जो 4 से 5 मिनट उन्होंने कहे थे कि बस आपने इसके अंदर ही सुना, वो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा गुजर चुका था। हमने सारे गाने उनको सुनाए, उन्होंने कहा अच्छा ये भी अच्छा ये भी अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठे रहें। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो भी बैंड जितने भी गए थे वो 10 मिनट वापस आ जाते हैं। हाँ वो 10-10 मिनट के बाद तो वो जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे वो मुझे कह रहे थे यार सभी ये तो क्या सीन है। मैंने कहा यार हमें ज़्यादा टाइम
लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हमारी लग गेम रहा है, थोड़ी खुद की होप हुई। और फिर वो बाहर निकले, उन्होंने सबके सामने अनाउंस किया कि यार सारे बैंड्स बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की, बड़ा इनकरेज किया सबको, और कहते हैं कि मुझे जो सबसे ज़्यादा बैंड अच्छा लगा वो लगन है। अरे वाह, हम लोग बस वो फुल सरप्राइज। फिल्मी सिचुएशन थी, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आंखों में आंसू भी आ रहे ये फाइनली, क्योंकि पेशावर में भी हम लोग इन्हीं का ही ख्वाब देखते थे कि यार किसी दिन इनसे मिले, कुछ चीज़ें सुनाएं, माशाल्लाह। एंड उसमें क्या फीलिंग्स होंगी आप लोगों की? बिल्कुल वही मैं ये बता तीन रहा आप हूँ। लोग थे मेंबर? हाँ, हम लोग 3 मेंबर टोटल 3 मेंबर थे, जबरदस्त। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो लगन बैंड है ये क्या अभी भी काम कर रहा है? लगन बैंड तो नहीं, क्योंकि स्टार्ट में हर्डल्स थी बहुत ज़्यादा, एक टफ टाइम था, तो एक बैंड मेंबर को तो पेशावर से ही जो है तो इजाज़त ही नहीं मिली, नहीं म्यूज़िक नहीं करना आपने, वो वहीं रह गया। दूसरे भाई थे, वो थोड़ा सा टफ टाइम और वो सारी चीज़ों को देखते हुए कि नहीं यार ये तो स्ट्रगल टाइप सीन ज़्यादा है, तो वो बैक ऑफ वो कर गए, और फिर मैं अकेला ही था। आप लगे रहे? मैंने कहा मैं तो हार मानने वाला। मैंने कहा मैं तो कश्तियाँ चला रहा हूँ तो मैं फिर रुका रहा। अच्छा। और फिर लकीली है कि मुझे जुल्फी भाई जो है उन्होंने उन्होंने मुझे हमेशा बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार आप बड़े टैलेंटेड हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप और मैं स्टूडियो में ही हम काम करेंगे, मिल के करेंगे। अच्छा। तो मैं फिर उनके साथ ही होता था। फिर काफ़ी बैंड्स की एल्बम्स की, क्योंकि मुझे प्रोडक्शंस का भी बड़ा ज़्यादा शौक था। शुरू में मैं वोकलिस्ट नहीं था, तो मेरा बैंड जब 2-3 दफ़ा टूटा तो फिर मुझे सब ने कहा कि यार आप खुद क्यों नहीं गाते, खुद क्यों नहीं गाते, फिर मैं एज ए सिंगर, फिर मैंने कहा बैंड में और कोई नहीं गाएगा, मैं ही गाऊंगा। ऑल इन ऑल। अच्छा, आपने बहुत सारे गानों के ओएसटीज कंपोज किए, प्रोड्यूस किए, लिखे भी। एग्जैक्टली। तो ये जब आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो क्या सामने ड्रामे का स्क्रिप्ट रखा जाता है या क्या है? मुझे, मेरे लिए भी और बाकी देखने वालों के लिए भी बताएं किस तरह से आप बाकी प्रोड्यूसर्स भी इसी तरह, मेरे ख्याल में सबका ही सेम क्राइटेरिया होता है। मेरा भी इस तरह ही है कि मैं पहले जो भी ड्रामा हो उसका एक वन लाइनर टाइप या उसका मोस्टली तो मेरा होता है कि मैं स्क्रिप्ट मंगवा लूँ, मैं वो स्टडी करता हूँ। फिर उसके बाद एक और चीज़ के कैरेक्टर्स क्या हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस कौन है, मेन रोल्स किसके हैं, मतलब और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिखाना चाह रहा होता है। तो फिर उस हिसाब से फिर मैं उस हिसाब से लिखता हूँ और उस हिसाब से मैं इसकी मेलोडी बनाता हूँ। अच्छा, आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ड्रामाज हैं जो आ रहे हैं, और मूवीज़ हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। PSL के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। जी जी, वैसे मतलब मैं बड़ा लकी हूँ कि समहाउ PSL का पहला जो सीज़न था वो छोड़ के बाकी आज तक जितने भी हैं सब में समहाउ मैं पार्टिसिपेट करता ही रहा। जबरदस्त। तो वो तो बस एक अलग ही जोश और जज्बा जुनून होता है ना, जो कि बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिकेट से प्यार करते हैं और खुद आप भी यकीनन क्रिकेट से प्यार करते होंगे। मैं अपनी टीम का वाहिद बंदा था जो जिस पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि या तो मैं बहुत अच्छा खेलता था और या मैं बहुत बुरा खेलता था। तो वो मतलब वो वाला था कि यार वो जब 2 टीम्स आपस में डिसाइड करते कि यार इसको तू रखेगा या मैं रख लूँ, तो वही तो यही होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिसने मुझ पर तरस खाया होता है उस पर बड़ा काम आ जाता था कि मैं फील्डिंग में बड़ा अच्छा हो जाता था और वो सब। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आपने आइस प्यार के साथ भी काम किया? जी हाँ। वो एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बल्कि इनफैक्ट अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आगे भी आ रहे हैं। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ख्वाब टूट जाते हैं के नाम से चल रहा है प्रोजेक्ट, वो भी बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यही है, मुझे बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स मिलने नसीब हुए जो मुझे बड़ा ओपनली फ्री हैंड देते हैं कि आपकी मर्जी, आप जिस तरह का काम करना चाहें। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग अपनी मर्जी से करवाते हैं। हाँ, ज़्यादातर वो उसकी वजह ये होती है कि ये एक बड़ी बैड लक है पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि मतलब वो डायरेक्टर्स भी हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर्स भी हैं, वो म्यूजिशियंस भी हैं, वो सब कुछ। 2-3 ऐसे मतलब एहतशाम साहब हो गए, काशिफ निसार साहब हो गए, ये वो डायरेक्टर हैं जो हमेशा मुझे बड़ा फ्री हैंड देते हैं कि यार आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आ रही है वो आप हमसे शेयर करें। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि उनको जो चीज़ें सुनाओ और वो कहें कि हाँ ये सही है, लेकिन ये कि मोस्टली यही होता है कि वो जो पहला उनको मेरी थॉट होती है वो उनको मैं जब बताता हूँ तो हमेशा अप्रिशिएट करेंगे यार डन। ज़बरदस्त। अच्छा, तो इतने सारे ओएसटीज प्रोड्यूस किए, कंपोज किए, लेकिन रांझा कर दी पर जब एक लक्स स्टाइल अवार्ड मिला उस वक्त क्या फीलिंग्स थी?
बहुत सारे लोग काम करते हैं, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन वो बात है कि अवार्ड सबकी किस्मत में नहीं होता। देखिए मेरा तो खैर शुरू से ये कि मैं काम पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। मेरी एक स्पेसिफिक एक ऑडियंस है, एक स्पेसिफिक एक फैन फॉलोइंग है कि मैं कुछ भी करूँ मुझे उनका रिस्पॉन्स, मुझे वो होता है ना कि पूरी दुनिया के सामने करने की अलग बात है, लेकिन आपके जो घर के लोगों की तरफ से जो आपकी तारीफ होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, और वो क्रिटिक्स भी होते हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो somehow मेरे जो फैंस हैं ये मेरी फैमिली की तरह ही हैं, तो वो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा था मुझे होता है कि यार नहीं, हाँ सही काम हो गया, हाँ ये अच्छा हो गया काम। तो अभी एक जो व्यूज़ एंड नंबर्स की जो गेम चल पड़ी है, हाँ जी, उसमें कंटेंट अच्छा है या नहीं है, जस्ट आपके व्यूज़ की बेस पे आपको हिट किया जाता है कुछ करने की बात है। तो मुझे जब भी मैंने अपने अभी मैंने बीच में सिंगिंग छोड़ दी हुई थी, और इनफैक्ट मैं अभी स्टार्ट करूँ दोबारा से। इस साल मेरा पूरा प्लान है 22 में कि मैं अपनी एल्बम भी रिलीज़ करूँ, जो कि रेडी है इंशाल्लाह, वीडियोस भी रेडी हैं, और मैं अब अपने सिंगिंग करियर के ऊपर थोड़ा सा दोबारा से फोकस हो। तो मुझे शुरू से ये था कि मैं जब भी कोई भी गाना रिलीज़ करूँ या कुछ भी, तो मैं उसमें वो नहीं करता, मेरे जहन में कभी ये नहीं आता कि इतने व्यूज़ होंगे या इतने लोग सुनेंगे कुछ हो। मुझे पता है कि वो ये जो एक स्पेसिफिक जो क्राउड है ना, इसकी तरफ से मुझे आ जाएगा रिस्पॉन्स, तो बस वो उनके लिए ही मैं सब कुछ कर रहा होता हूँ। अच्छा, तो उनके लिए तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जब अवार्ड मिला तो उस वक्त घर वालों की क्या फीलिंग थी? ऑफ कोर्स बहुत प्राउड मोमेंट। हाँ वो तो वही वाली बात, वो जो इधर उधर भागते फिर रहे थे ना कि यार समी ने गाना लिखा, वो लोग बड़े शौक से बता रहे थे, हमें तो पता था, हमें तो शुरू से आगे जाएगा, ये कर लेंगे सब कुछ। अच्छा, वैसे कितना गुस्सा आता है ना जब इस तरह के लोग बाद में आपके साथ आते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। नहीं वो वैसे मुझे शुरू से ही था कि ये वो बचपन से ही वो बता रहा हूँ ना कि मूवीज और वो इतनी ज़्यादा देखी होती थी कि अपने अंदर एक हीरो होता था। तो उस टाइम से डायलॉग चल रहा था कि अभी तो तुम लोग हंस रहे हो ना। अभी मतलब आपने कहा कि बर्ड के मूवीज वगैरह का बहुत शौक था, कौन किस तरह की मूवीज ज्यादा शौक से देखते थे या देखते हैं, अगर अभी भी टाइम मिल जाए तो? ये मैं नहीं बताना चाहता। क्यों? वो आपकी हंसी बता रही है। नहीं, उसकी वजह है कि मेरी अजीब सी नेचर है, मैं डिप्रेशन में होता हूँ तो मैं मूवीज़ देखता हूँ ऐसी जो शदीद थर्ड क्लास टाइप मूवीज़ होती हैं। थर्ड क्लास इन द सेंस कि मतलब वो जो फ्लॉप तरीन मूवीज़ होती हैं, जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है, या बहुत सारे ऐसी मूवीज़ होती हैं जो अपनी तरफ से उन्होंने बनाई होती है कि यार इसमें स्टोरी है, इसमें एक्शन है, इसमें, बट वो इंतहाई डिप्रेशन में मज़ीद इजाफा करने की नहीं वो जस्ट मूड चेंज करने की बात होती है या फारिग टाइम होता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जिनकी उस ज़माने में, मैं पुरानी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में कि यार ये बहुत अच्छी फिल्म थी, ये सब कुछ, बट एक्चुअली वो अब आप देखें तो आपको हंसी आती है कि अच्छा यार ये किस तरह की। वैसे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है? पाकिस्तानी, इंडियन। पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तानी बताएं फिर इंडियन हाँ, बताएं। पाकिस्तान में तो मतलब एक नदीम साहब थे जो मेरे बड़े फेवरेट थे, लकीली मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ, और वहीद मुराद साहब जो थे उनका मैं बड़ा फ़ैन था, क्योंकि वो उनके अंदर एक जो चुलबुलापन था, हाँ जी, वो उसके बाद फिर मुझे कभी किसी हीरो में नज़र नहीं आया। नो डाउट। और एक्ट्रेसेस में अगेन वही पुरानी जो है हमारी शमी वारा साहिबा हो गई हैं, मेरा बड़ा क्रश था शबनम जी पे। मुझे पता नहीं क्यों पहले मेरे माइंड में था कि ये शबनम का नाम लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो मतलब ये था कि एक एज थी कि जिसमें मैं उनको बड़ा कॉपी किया करता था। अच्छा। तो मतलब घर में मैं अम्मी क्या पका है, तो बैंगन पके हैं, तो मैं भाग के जाता था और बेड पे गिर के लंबे लंबे सांस लेता और कहते कि मेरी नसीब में ये क्या है, ये सब कुछ। काफ़ी फिल्मी है वैसे। अच्छा, ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसकी मज़ीद बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए हमें, किस तरह से हम इसको मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं? आपका एक क्वेश्चन ऐसा कि इसमें ही मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन एक अलग चीज़ है और क्रिएशन जो है वो एक अलग चीज़ है। आप क्रिएटिव हैं, आपको ज़रूर वो चीज़ क्रिएट करनी चाहिए जो आपकी अपनी है। हम लोग इंस्पिरेशन में कॉपी करना शुरू कर देते हैं सब कुछ, और एक वो चीज़ चल पड़ी है कि आजकल का म्यूज़िक इस टाइप का म्यूज़िक चल रहा है। मेरे पास भी जो लोग आते हैं प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स, जब वो ये बात करते हैं कि यार आप इस तरह के बनाएं क्योंकि आजकल ये चल रहा है, वो एक ऐसी बात होती है कि मेरे ना
तन बदन में आग लग जाती कि यार क्या मतलब अपना भी एक चीज़ वो होती है। अभी भी मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जब मुझे उनके लिए बताया जाता था कि यार जब उसके लिए कोई रेफरेंस ट्रैक यार ये वाले ट्रैक टाइप, तो मैं हमेशा बड़ा उस चीज़ पे अड़ जाता था कि नहीं यार इससे ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ बन सकती है अगर आप ट्रस्ट करें तो। और जो यही वाली बात है, पाकिस्तान में म्यूज़िक बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि जो अभी भी बहुत अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं, या अपकमिंग जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन जब वो इस चीज़ में फंस जाते हैं कि नहीं यार आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो चीज़ है एग्जैक्टली, तो भी इस तरह का म्यूज़िक आजकल सुना जा रहा है या इस तरह की चीज़ करनी जो है तो हमें चाहिए, वो चीज़ आपकी बर्बादी है। जो आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है ना वो दब जाता है। तो मेरा तो यही वो हमेशा रहता है कि जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करता हूँ। मेरा कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है, मैं हर तरह का म्यूजिक, मैं फोक भी करता हूँ, मैं सुनने से लेके। कितनी देर रियाज करते हैं? रियाज करते हैं? नहीं करते? नहीं, कभी भी नहीं किया? नहीं, वो अभी आपको गाने से आइडिया हो गया होगा। नहीं, वो तो चलिए आप जान रहे थे। नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पा रहा अब एक लंबे अरसे से, क्योंकि मैंने बताया कि मैं सिंगिंग मैंने छोड़ दी हुई थी। हाँ जी। तो लेकिन अब क्योंकि अपनी एल्बम पे काम शुरू कर दिया हुआ है, सारा वो साथ साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी चल रही है, तो हाँ रियाज होता है, लेकिन अपनी प्रोडक्शन बाकी प्रोजेक्ट्स में से टाइम इतना निकल नहीं रहा होता कि मैं रियाज भी करूँ, लेकिन ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ बहुत है। ज़रूरी चीज़। अच्छा जी, आखिर में हमारा एक सेगमेंट होता है, मैं आपके सामने 5 सिंगर्स के नाम लूँगी, आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है। ओके, ठीक है? तो पहला नाम है जी राहत फ़तेह अली खान साहब। इनकी खामी बतानी है, खूबी भी बतानी है और एक खामी बतानी है। अच्छा, खूबी इनकी ये है, मेरी बैड लग है कि मैं अभी तक मिल नहीं सका, लेकिन मुझे सुनने में आया कि वो बड़े जॉली से हैं और बड़े मज़े के बंदे हैं। और खामी में उनकी क्या बताऊँ, खामी उनकी सबसे बड़ी ये है कि वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। मतलब वो ऐसा गाते हैं कि हम जैसे लोग जो है, नहीं मैं अपने हिसाब से कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार हम कब गाना शुरू करेंगे ऐसा। अच्छा, आतिफ असलम साहब। खूबी उनकी तो खैर मुझे मेरा ख्याल है नहीं बताने की ज़रूरत, क्योंकि उनमें काफ़ी खूबी है। और अगेन वही वाली बात कि खामी उनकी ये है कि उनके जो गाने हैं वो फ़ौरन आने चाहिए। अच्छा, उनमें जो गैप आ चुका है उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि जो गाने इंडिया से आ रहे होते थे वो तो हम लोग सुनते ही थे, अब वो मज़े बात है कि वो खुद से रिलीज़ कर रहे हैं। मैं उनके इंडियन गानों का तो फ़ैन हूँ, लेकिन जो उनकी अपनी जो ज़ाती एल्बम्स थी जो उन्होंने खुद लिखे हुए या खुद कंपोज किए हुए हैं कुछ, वो उनमें एक वो पाकिस्तानी एक प्योर पॉपिश टच था। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनका जो वो वाला जो फेस है वो उससे कमज़ोर है इंडियन साइड से, या फिल्मी जो गाने जो उनके जो अपने जो एक वो जो अपना स्टाइल था। उनकी एक एल्बम आई थी मेरी कहानी जो थी वो, अब उसके गाने में आज तक मतलब मैं जब भी कहीं ड्राइव पे जा रहा हूँ तो रिपीट पे ही लगे होते हैं। अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब जो हैं वो उनकी खूबी यही है कि वो छा जाते हैं हर दफ़ा। और खामी ये है कि मारे ना मुझे नहीं खामी उनकी कोई नहीं है सच। यही है कि अगेन मुझे थोड़ा सा एतराज़ यही है कि अगेन कि मैं ओरिजिनल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस हमेशा है कि आप कितने ओरिजिनल, आप अपने ओरिजिनल से ओरिजिनल ट्रैक्स निकालते जाएं। तो उनके जो लास्ट 2 ट्रैक्स आए थे वो मुझे नहीं समझ आई क्यों आए थे। जो एक वो सिंधी ट्रैक था और एक जो पेशावर वाला उन्होंने गाया था फर्स्ट ट्रैक, तो मतलब वो उन्होंने इतना खर्चा भी किया, उन्होंने इतनी मेहनत भी की। अगर वो इसकी निस्बत हर बंदे की पर्सनल वो होती है, अगर इसकी निस्बत वो अपने ही ट्रैक्स निकालते, वो खुद अच्छा लिखते हैं, खुद अच्छा कंपोज करते हैं, तो व्हाई अगेन दैट कवर सॉन्ग्स। साहिर अली बग्गा साहब। साहिर अली बग्गा, उनकी खूबी ये है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। और उनकी खामी ये है कि अगेन वो जिस पिच पे चले जाते हैं उस पे हम जैसे आर्टिस्ट जो है ना आके फंस जाते हैं कि यार काश इस पिच पे हम भी जा सकें कुछ। और आखिर में आपका अपना नाम है समीर खान साहब का, जिन्होंने अपनी एक खूबी बतानी और एक खामी बतानी है। खूबी मेरी ये कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत कमाल का सिंगर हूँ मैं, और कंपोजर भी बहुत अच्छा हूँ मैं माशाल्लाह। खूबियाँ हो गई, मैंने एक खूबी का कहा था तो वही ना, मैं खुद फंस गया था कौन सी खूबी बताऊँ। और खामी ये कि पंजाबी में एक वर्ड होता है शोखा,
बहुत शौक है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच समी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा और मेरी तरफ से पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। लेकिन आखिर में जाते जाते हमने समी से रांझा रांझा तो सुनना ही है जी। हो एक सांस आवे, एक सांस जावे, दोनों सांसों का किनारा तू, कुछ नजर ना आवे, बेबसी बढ़ जावे, कोई तो दे दे इशारा तू, राजा राजा कर दी नाते और भला की कर दी बस, राजा राजा कर दी बस, राजा राजा कर